श्रुतिपुरी नमस्कार। कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले तो राजेश जी, आपको, आपकी सारी टीम को ढेरों बधाइयां देती हूँ कि आपकी लॉन्ग शॉर्ट फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म, वो वायरल हो गई है और उसको लगभग 2 लाख के करीब व्यूज मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाइयां। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति आपका। और आपको इसलिए भी धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया है, और जो समय की जरूरत भी थी इसकी। और जो कुछ लोग, जो सुधी लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, वही लोग इस तरफ सोच पाते हैं। अदरवाइज तो ज्यादातर लोग तो केवल दाएं बाएं से उस चीजों को इधर उधर बाईपास कर देते हैं। लेकिन जो एक जिम्मेदार और सेंसिटिव लोग होते हैं, जो चीजों की गंभीरता को समझते हैं, जो चीजों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो आप जैसे लोग होते हैं, और वो इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं और इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेते हैं, तब बहुत सारी अच्छी चीजें समाज को मिल पाती हैं। थैंक यू वेरी मच श्रुति फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। हृदय से आभार। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो कृपया ये जान लें कि आज का ये कार्यक्रम हमने किस उपलक्ष्य में रखा है। ये संगोष्ठी, ये समीक्षा, ये अभिव्यक्ति किस उपलक्ष्य में है। हमारे बहुत ही अच्छे एक फिल्म जगत के, रंगमंच के कलाकार, जानी मानी हस्ती राजेश श्रीवास्तव जी ने एक लार्ज शॉर्ट फिल्म मेरे पापा का क्रिएशन किया, उसको बनाया और उसको आकार दिया। आज से कुछ दिन पहले वो फिल्म जब यूट्यूब चैनल पर उसको रिलीज किया गया, और देखते ही देखते, पलक झपकते उस फिल्म ने व्यूअर्स की झड़ी लगा दी। इतने लोगों ने उस फिल्म को देखा, सराहा, उसके बारे में लिखा, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। और वो हम सभी के लिए, एक फिल्म जगत के लिए, एक नई उभरती प्रतिभाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमने ये अभिव्यक्ति का कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए रखा है कि इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितना जोर, कितनी कठिनाइयां, कितने उतार चढ़ाव झेलने के बाद आप इस खूबसूरत क्रिएशन को जन्म दे पाए। तो सबसे पहले तो मैं राजेश जी, आप ही से जानना चाहूंगी, ये फिल्म बहुत खूबसूरत बन चुकी है, बहुत ही भावनात्मक फिल्म है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको एक इस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनानी है? देखिए श्रुति, ऐसा हुआ कि मैं ऑलरेडी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था पिछले दिनों, और वो बहुत एडवांस स्थिति में आ चुके थे और उनको बस शुरू करने ही वाला था मैं। तभी अचानक सडन मुझे ये कुछ पंक्तियां कहीं एक किसी पत्रिका में मुझे लिखी दिखाई पड़ी। तो जैसे पेपर के छोटे छोटे कॉलम्स में या पत्रिकाओं में 4-5 लाइन में एक लघु कथा के रूप में कोई संदेशात्मक चीजें दे दी जाती। तो ऐसे ही एक जगह मैंने इसको पढ़ा, जो 5-7 पंक्तियों में एक छोटी सी कथा लिखी हुई थी, लघु कथा, जिसमें सिर्फ यही था कि एक बेटी है और वो स्कूल में एक आयोजन होता है मदर्स डे पर, तो उसमें वो माँ के ऊपर लेख लिखने के लिए कहा जाता है, और वो बच्ची माँ के लिए ऊपर लेख लिखती है। लेकिन वो बाद में जब उसको लेख को पढ़ा जाता तो मालूम पड़ता उसने माँ नहीं बल्कि उसने अपने पिता के ऊपर वो लेख लिखा है। और उसने वो बहुत कुछ बातें अपनी बताई ऐसी, जो पिता ने उसके लिए किया, जो सेक्रीफाइसेस किए या जिस तरीके से कठिनाइयां उठाई उन्होंने जीवन में, और उसको बच्ची को पाला पोसा। तो उस बच्ची ने अपने पिता को ही माँ का दर्जा दिया। तो ये संक्षिप्त सी एक कथा मैंने पढ़ा, तो मुझे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जितनी गहराई है इस बात के अंदर, इस संदेश के अंदर, उस तरीके से इसको प्रचार नहीं मिल पा रहा। और अभी इसमें बीइंग ए सिनेमा पर्सन और बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, फिल्मकार तो मैं क्या कहूँ अपने आप को, लेकिन हाँ कहीं पर एक अंदर छोटा मोटा एक फिल्म से रिलेटेड चूंकि चीजें हैं, एलिमेंट्स है, तो मुझे लगा कि इसको अगर हम फिल्म के रूप में, अगर इस चीज को अगर हम बात को सामने रखते हैं, तो शायद ये बहुत दूर तक अपनी बात कह पाएगी। और इसमें बहुत कुछ अभी गुंजाइश है जिसको हमें, इसको इनकलकेट हम कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। हम बात करना चाहते हैं विशेषता आपसे।
आपने विशेषता एक बहुत ही प्रभावशाली अभिनय इस फिल्म में छोड़ा है और एक छाप जो हर एक के मन मस्तिष्क पर आपको देखने के बाद आती है, आपका अभिनय देखने के बाद आती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी उम्र में जैसे बहुत ही परिपक्वता के साथ उस बच्ची को बहुत ही परिपक्व होना पड़ा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए आपने कुछ विशेष तैयारी की और आपने कैसे मन बनाया कि इस फिल्म में आप पूरी तरह से अपने आप को साकार रूप दे पाएंगी, इस फिल्म में आप पूरी तरह से अपने आप को सिद्ध कर पाएंगी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं नमन करती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मैंने कैसे मन बनाया, तो दरअसल शिविका के जो कैरेक्टर है शिविका, उसकी काफी सारी बातें ऐसी थी जो मुझसे मेल खाती थी और इसके साथ ही मैं थिएटर करने में रुचि रखती थी। तो एक दिन जो फिल्म के निर्देशक हैं, मैं उनको मामा जी बोलती हूँ, तो मैंने उनको बोला था एक दिन, वो घर पर आए थे कि मुझे थिएटर करने में रुचि है और मुझे कैसे इस ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, तो मुझे थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने मुझे काफी समझाया और उसके थोड़े दिन बाद वो घर पर आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो फिल्म करने वाले हैं। और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो कहानी आप सबके सामने है, आप सभी जानते हैं कि कहानी कितनी उम्दा थी, तो काम करने का मन तो खुद ही बन जाता है। और साथ ही शिविका के कैरेक्टर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद के अंदर भी पाती हूँ। जैसे वो एक अच्छी लेखिका भी है और उसका अपने पिता से बहुत लगाव है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि मेरा भी अपनी मम्मी से उसी तरह का लगाव है। तो और साथ ही वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, तो मैं भी बचपन से थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। बस यही कारण था कि फिल्म में काम करने का मन हुआ। और लेकिन आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ी क्या इस फिल्म में अभिनय करने के लिए? जी हाँ, खास तैयारी करनी पड़ी। मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे मामा जी ने बताई थी कि कैमरा फेस करते टाइम आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों ने अगर फिल्म देखी है तो इसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पर जो लेटर है उसको पीछे से आवाज उसकी आ रही है, तो वॉइस ओवर है वहां पर। तो उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी थी, क्योंकि जैसा मुझे समझाया गया था कि वो जो है वो स्टोरी का मेन पार्ट है और वही एक ऐसा पार्ट था जो हमारे दर्शकों पर, हमारे ऑडियंस पर एक छाप छोड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, काफी सुधार करने की कोशिश की थी और मुझे बहुत सारे लोगों ने गाइड भी किया था। उस पार्ट पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया था। और विशेषता आपने एक विशेष अनुभव के साथ, एक विशेष काबिलियत के साथ आपने इस फिल्म में अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने अभिनय की छाप छोड़ी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजन चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार आपने निभाया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है श्रुतिपुरी कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से। तो साजन जी, जब आपने इस फिल्म की स्टोरी को सुना, आपको कैसे लगा कि आप डायरेक्टर के मुताबिक आप इस रोल में ढल पाएंगे, और क्या आपने विशेष तैयारी की इस रोल में अपने आप को ढालने? विशेष तैयारी बस यही थी कि जो बड़े भाइयों का निर्देश होता है उसी के अनुरूप अपने को ढालना, उसके अकॉर्डिंग सोचना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका दिमाग, आपका सब कुछ। और इसके लिए मैं क्या कहूँ, ये सब तो मुझे स्वर्गीय श्री संदीपन भाई जी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब भी जो भी काम करो तो उसको एक बार पूरा समझ लो आप, और समझने के बाद आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं उनकी ये बात हमेशा याद रखता हूँ और जब भी कोई काम करता हूँ तो सबसे पहले मैं श्री संदीपन नागर जी के चरणों में सादर नमन अवश्य करता हूँ। और फिर उसके बाद अब राजेश जी की अगर बात करें तो राजेश भाई ने एक एक शब्द पर इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस फिल्म का जो एक एक शब्द है उस पर बड़ी मेहनत की है। और दूसरा, इनका जो कहने का, एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बड़ा अच्छा है। गंवार से गंवार भी समझ जाता है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उसको पूरा फीलिंग के साथ, म्यूजिक सेंस, ये वो। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सुनकर।
पर आज के समय में जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं कि बेटियों का कुछ ऐसे ही चल रहा है देश में, अब मैं कहीं मान सम्मान है तो कहीं अपमान है, सब मिली जुली सरकार चल रही है। तो इसमें एक अच्छा संदेश है फिल्म में, और पूरी एक इमोशनल, जिसको कह सकते हैं इमोशनल ड्रामा है पूरा। तो उस इमोशन की वजह से मुझे भी करने में बहुत ही आनंद आया, मैं आपको बता नहीं सकता। अपने फोन पर लो। मैं राजेश जी को दोबारा बात करना चाहती हूँ, राजेश जी आपसे, क्योंकि हमारी बात अधूरी रह गई थी। राजेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ श्रुति, सुन पा रहा हूँ जी। राजेश जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना, और क्या इसके पीछे कोई प्रेरणा थी, या ये आपको स्वतः एक वन लाइनर स्टोरी ने आपके मन में घर कर लिया और आपने? नहीं श्रुति, ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि जब मैंने ये कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी किसी पत्रिका की किसी एक कॉलम में, छोटी सी उसमें, तो मुझे ये लगा कि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और इस विषय को अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की गई है, अभी तक इसको ढंग से इसको कहा नहीं गया है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। और सेकेंडली क्या होता है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो बेटियां हैं हमारे समाज में, तो बेटियों का जो स्थान है हमारे समाज में और हम लोगों के जीवन में, वो एक्चुअली वैसे तो सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, मगर प्रैक्टिकली कई बार जब करने का वक्त आता है तो शायद लोग उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। और विकृतियां भी हैं समाज में, जैसा हम जानते हैं विकृतियां भी है चारों तरफ, और आज भी ऐसे बहुत से पढ़े लिखे परिवार भी हैं और अनपढ़ लोग भी हैं जो कई बार बेटियों के जन्म को लेकर के उनके अंदर भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बेटियों को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं। तो बच्चियों का जो हक है, जो उनका अधिकार है, जो इसके लिए वो डिजर्व करती हैं, उस बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से इंटेंसफुली हम कैसे समाज के सामने रख सकते हैं, ये बात मुझे ज्यादा बार बार मुझे प्रोवोक कर रही थी कि इसके ऊपर कुछ बात कही जाए। तो जब ये मैंने ये पढ़ी, ये 4-5 पंक्तियां मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये वो एक अच्छा मौका हो सकता है और ये एक अच्छा सही समय है जब मैं इसको लेकर के कुछ काम करूं। तो मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मेरा म्यूजिकल प्रोजेक्ट था, तो मैंने उसको उसी समय रोका और सारी उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स थी मैंने उसको स्टॉप किया और मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि मैंने कहा तुम इसकी फाइल तुरंत तैयार करो और इस पर हमें तुरंत जो है हमें इसके ऊपर काम करना है। तो फिर बस वहीं से इसकी कार्रवाई शुरू हो गई और उसकी कार्रवाई जब शुरू हो गई तो उसके ऊपर फिर स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर मैंने उसको डेवलप करना शुरू किया, इसको इस कंटेंट को जो इसको, और उसमें फिर बहुत सारी चीजों को मैंने उसमें शामिल किया जो जो चीजें इसमें हो सकती थी सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक जब हम कोई चीज गद्य के रूप में देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है ना, कोई कंटेंट। लेकिन जब आप उसको सिनेमा के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं स्क्रीन पर, जब हम स्क्रीन पर कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी कुछ जरूरतें जो होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है। तो फिर उन सभी पक्षों पर मैंने देखा और स्टोरी के डेवलपमेंट पर काम किया, उसको डेवलप किया। जहां जहां उसमें सीन्स मुझे लग रहा था कि नए सीन्स इसमें क्रिएट किए जाने, वो सीन्स सारे क्रिएट किए, नए सीन्स क्रिएट किए, वो कैरेक्टर सारे इजाद किए, जो कुछ कैरेक्टर्स है उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ रही थी, उन कैरेक्टर्स को इजाद किया। इसके अलावा जहां जहां और कलर्स उसमें फिल किए जा सकते थे, जैसे कि पूरा जो उसका बैकग्राउंड जो होगा, पूरे एम्बियंसेस हो गए वो कैसे हो सकते हैं, लोकेशंस क्या हो सकती हैं, उसकी जो बैकग्राउंड, उसका म्यूजिक जो होगा वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से हम उसको म्यूजिक को उसमें वहां पर हम इनकलकेट करेंगे जो कि उसको हमें लिफ्ट करेगा सीन को। इसके अलावा म्यूजिक संगीत जो है वो भी, उसकी भी मुझे इसमें गुंजाइश नजर आ रही थी। जहां जहां पर हम संगीत को इसमें शामिल कर सकते थे, उसका समावेश कर सकते थे, वहां वहां मैंने वो जगह देखी और मुझे वहां स्पष्ट नजर आने लगा कि यहाँ पर ये चीज आ सकती, ये चीज आ सकती। तो सीन के अकॉर्डिंग फिर कई जगह अपने आप स्वतः गीत निकलने, गीत की रचना होने लगी, शब्द आने लगे उस जगह, और भावों को देखते हुए उन भावों को मैंने शब्द देना शुरू किया और वो गीत का आकार ले गए और फिर उस गीत को फिर उसको कंपोज करके और फाइनली उसको फिर हमने रिकॉर्ड करके और फिल्म उसमें इंक्लूड किया। तो इस तरीके से ये पूरा एक जो फिल्म का जो क्राफ्ट वर्क होता है, फिल्म क्राफ्ट वर्क, उसको पूरा करने का एक मौका मिला और एक सशक्त स्टोरी बनकर आगे निकल करके आई। तो फिर लगा कि अब इसके ऊपर हम तुरंत ही काम शुरू कर सकते हैं और फिर हमने इसका शूट स्टार्ट किया और उसके बाद ये फिल्म अब आप सब लोगों के सामने है। आकाश, मेरा प्रश्न आपसे है, ये पेंडेमिक का दौर है और पेंडेमिक के दौर में आपने इस फिल्म की एडिटिंग की है
और फिल्म की एडिटिंग के लिए जब तक कि डायरेक्टर पास में ना हो, जब तक कि सारा कंसेप्ट आपके पास में ना हो, आप फिल्म से किसी न किसी तरह से जुड़े ना हो, तब तक आप एडिटिंग थोड़ा मुश्किल काम होता है। और पेंडेमिक के दौर में जबकि आप लोगों से ज्यादा जुड़ नहीं सकते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, मतलब बुला नहीं सकते हैं अपने पास, तो कितना मुश्किल और कितना आसान था इस फिल्म की एडिटिंग करना। हाँ मैम, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। और आपका जो सवाल था कि कैसे ये सारी प्रक्रिया हुई, तो एक जो डायरेक्टर और जो एडिटर है ना, जी जी जी, वो ये समझ लीजिए कि एक इंसान के जो दो पैर होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, अगर एक खो जाए तो दूसरा काम नहीं कर सकता जी। तो उनका जो कोऑर्डिनेशन था, उनका जो बताना था, वो सारी चीज, सबसे पहली बात तो एक दूसरे की जो बात है ना, वो समझ में आनी चाहिए पहले। जी जी, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया, वो सारा काम मैंने उन्हीं के हिसाब से किया। और फिर हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या है, इतना परिश्रम किया है कि मुझे नहीं लगता कि आज के हिसाब से जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, जो वो कर पा रहे होंगे। क्योंकि डेली अप डाउन करना, डेली आना, डेली सारी व्यवस्थाएं करना, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने काम तो काफी कर चुका हूँ, काफी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पाया संदीपन सर के बाद कि मैं वाकई में एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है। मतलब एक रिजल्ट मिला, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला। और जब आप किसी मजे हुए कलाकार या मजे हुए आर्टिस्ट या किसी भी जो जानकारी रखता हो इस विषय में, उसके साथ काम करते, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है। और मुझे सर के साथ नई चीजें, जी जी जी, नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। हाँ, मुझे उनके सर के सानिध्य में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने को मिली। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या, उनका जो मुझे सीखने को मिला, उनका धैर्य, उनका जो क्षमता, जो धैर्य है ना सर में, बहुत ही कमाल का है। और मुझे नहीं लगता किसी में, आज के दौर में किसी में होगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया। और सर, मतलब मैं जब पहले मिला था उनसे, और जब जोश और वो जज्बा होता, बहुत जबरदस्त हमारे लिए। मतलब इतना ऐसा है कि हम उन्हें देखकर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और दूसरा, उनका सेंस इतना अच्छा है, बहुत जबरदस्त सेंस है। चाहे एडिटिंग का ले लीजिए, चाहे म्यूजिक का ले लीजिए, चाहे फिल्म डायरेक्शन का ले लीजिए, बहुत जबरदस्त सेंस है। बस ये समझ लीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया, सर ने किया है। देखिए क्या होता है कि जो डायरेक्टर की सोच होती है, वो डायरेक्टर अपने हिसाब से सभी से काम कराता है, और क्षमता उस कलाकार की, उस प्रोडक्शन के व्यक्ति की होती है कि जो उस रूप में ढलता चला जाता है। पुष्पा जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप पुष्पा जी इस फील्ड में काफी सालों से हैं, आपका एक जुड़ाव, आपका एक जो कहना चाहिए कि सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं फिल्म के प्रोडक्शन को लेके मानसिक भी है, और आपने खुद भी उसमें वॉइस ओवर किया है, एक बहन का कैरेक्टर भी निभाया है। तो ये दो काम आपने इस छोटी सी फिल्म में कैसे बहुत बखूबी निभा दिया है, कुछ अपना अनुभव बताएं इस बारे में। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी अपनी सभी आदरणीय टीम के लिए, और श्रुति तुम्हारे लिए भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि राजेश भाई ने जब कहा कि हमें फिल्म करनी है और टॉपिक बताया, तो मैं एकदम खुशी से झूम उठी, क्योंकि हम तो रेडियो वाले लोग हैं और आए दिन कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो टॉपिक भी उसी तरह का था, उसमें अंदर थीम भी वही थी, बेटी बचाने की, बेटी को पढ़ाने की, और किस तरह से घर से बच्ची को लेके आया, दूसरी शादी नहीं की, और उस बच्ची को पढ़ाया माली बनके, और एक माता की तरह से पिता ने भूमिका निभाई। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी थीम थी, तो स्वाभाविक था मेरा उसमें काम करना। और राजेश भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा था कि पुष्पा तुम्हें बेटा इसमें काम करना है, और बिल्कुल अपनी
पूरी क्षमता इसमें लगानी है। तो बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं स्क्रीन की वो थी, क्योंकि श्रुति तुम जानती हो एक ही बार 25 साल 30 साल पहले वो फिल्म की थी, तो बहुत फेमिलियर नहीं थी मैं स्क्रीन से, कैमरे से, छूट चुका था सब कुछ। लेकिन वो वापस आया, राजेश भाई साहब ने वापस वो दिन याद कराए और बहुत अच्छा लगा काम करके। जी जी जी। हमारे साथ जुड़ी है अनुराधा खसारिया जी। अनुराधा जी, बाकी सभी जने म्यूट कर लें अपने आप को। अनुराधा जी, आप ने एक बहुत छोटा सा रोल है फिल्म में, लेकिन प्रभावशाली है। एक टीचर की भूमिका में आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या बाय प्रोफेशन टीचर ही हैं, या आपको क्या लगा कि इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रोल को निभाने में, और आपने उसको अभिनय किया, आपने उसको अभिनीत किया। इस बारे में कुछ बताइए, कैसा अनुभव आपका रहा? सबसे पहले मेरे आप सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो स्टार्टिंग से था, मेरा एक सपना था बचपन से कि मैं टीचर बनूं। तो हुआ क्या, जब मैं बीएड कर रही थी तो बीएड में मेरी जो मुलाकात हुई नवीन श्रीवास्तव मैम से, तो नवीन श्रीवास्तव मैम ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपको एक रोल करना है। मुझे कोई स्टार्टिंग से इसमें कुछ नहीं था, कोई रोल नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि मूवी में मैं कोई काम भी करूंगी। लेकिन जब मुझे नवीन मैम ने कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। तो जब मेरी मुलाकात राजेश श्रीवास्तव सर से हुई, तो उनसे मुझे जब बात मैंने की तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो उन्होंने मुझे बताया, जब इस मूवी के बारे में मुझे बताया तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि चलो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करने में सबसे ज्यादा डर लगता था स्टार्टिंग से ही। मतलब सपना तो मेरा था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन मुझे डर लगता था कि मैं कैमरा भी कभी फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो फिर जब सर ने मुझे रिहर्सल के लिए 2-3 बार बुलाया, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर ने मुझे बहुत कुछ बताया, सिखाया, क्योंकि पहले मैं ये सब नहीं जानती थी कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो जो रुचिका मैम की भूमिका में उन्होंने मुझे बताया, इस सबसे मेन चीज तो मुझे इसमें जो रोल था गंगा दास का, वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई अपनी, और बहुत अच्छे से। शिविका ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो मुझे ये सब करके अच्छा लगा। जब मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को, जब ये मूवी रिलीज हुई, सभी फ्रेंड्स को शेयर की, तो सभी ने बहुत तारीफ की। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। विशेषता आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस गांव की जो पृष्ठभूमि को आपने, जो इस फिल्म में आपके रोल को लेकर है, क्योंकि वो पैदा भी एक गांव में हुई है, उसके बाद वो थोड़ी सी बड़ी भी गांव में हुई है, और उसके बाद वो दूसरे गांव में आकर रहने लगी है, वहां पर वो पढ़ने भी जाती है। तो फिल्म की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं गांव की बैकग्राउंड है, और आप एक आगरा की पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवार की बच्ची हैं, आपकी परवरिश एक शहर में हुई है। तो कैसे आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, क्या क्या चेंजेस आपको, क्या क्या चीजें नई लगी आपको, उस रूप में आने में कितना समय लगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा जन्म जरूर आगरा में हुआ है, लेकिन मेरी जड़ें गांव से भी जुड़ी रही हैं। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो गांव की ही है। कासगंज के पास हमारा गांव है, पैतृक गांव है हमारा। तो बचपन से ही हम वहां जाते रहे हैं और जुड़ाव भी काफी है हमारा वहां से। तो गांव की पृष्ठभूमि को समझना इतना मुश्किल नहीं था, और उसको व्यक्तित्व में उतारना भी इतना मुश्किल नहीं रहा था, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, वहां के बच्चों को देखा है, वहां पर जो लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं उनको भी देखा है, और साथ ही मेरा जुड़ाव जो है वो मथुरा से भी रहा है, और ये फिल्म मथुरा को भी दर्शाती है। तो इसलिए गांव की पृष्ठभूमि के हिसाब से अपने आप को तैयार करने में तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन एक कलाकार के रूप में अपने आप को तैयार करने के लिए मैंने जरूर थोड़ी सी मेहनत की थी। तो अभी इतने सारे जब व्यूज मिल रहे हैं और एक खुशी होती है ना, अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सक्सेस, एकदम से इतने सारे व्यूज, इतने सारे लोगों ने देख लिया, तो वो कैसे डाइजेस्ट कर पा रहे हो, उसमें क्या प्रतिक्रिया है? वैसे तो तुम बहुत गंभीर लग रही हो मुझे देखने में, तो कितना अपने आप को समझ पा रही हो कि इस खुशी में
कितनी शरीक हो और कितना उड़ रही हो इस समय हवा में। डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ये सच है। एक्चुअली काफी बार प्लान बनाया है कि कुछ करते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता है किसी कारणों से। तो ये शायद मेरा पहली फिल्म है या पहला परफॉर्मेंस है जो यूट्यूब पर आया है। तो और इतने सारे व्यूज हो गए हैं 3 वीक्स में ही, 1 लाख समथिंग व्यूज हैं उस पर। तो मतलब जो खुशी है वो मैं बता तो नहीं सकती, क्योंकि कुछ भावनाएं जो है उनको शब्दों का रूप देना बहुत मुश्किल है। तो शायद आप चेहरे से अंदाजा लगा लेंगे। बिल्कुल, खुशी आपके चेहरे से झलकती है। राजेश जी, आपके पास जाना चाहूंगी। एक आपसे जब मेरी बात हुई और हमने इस फिल्म के बारे में चर्चा की, तो आपने मुझे एक बार कहा था कि बहुत ही अभावों की फिल्म है ये, बहुत ही सीमित संसाधन और बहुत ही सीमित बजट में ये फिल्म बनाई गई है। तो आपने कैसे इन सब चीजों, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं तो वो किसी भी तरह से एक कमर्शियल सिनेमा से कमतर तो दिखाई नहीं देती, तो कैसे आपने इन सब चीजों को कॉप अप किया सारी? श्रुति, एक तो मैं यहाँ पर एक शेर पढ़ना चाहूंगा। एक कभी हमारे सीनियर्स ने, संदीपन जी कभी वो कहा करते थे, और आज मैं उन्हीं का स्मरण करते हुए, पुण्य स्मरण करते हुए, उनको सादर प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में, और मैं उन्हीं की पंक्तियां दोहराना चाहूंगा कि ये मेहरताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन कर रखे। ये मेहरताबा कहते हैं सूरज को, ये मेहरताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन कर रख ले। मैं अपने सेहरा यानी रेगिस्तान, मैं अपने सेहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा। तो अब यहाँ जो जितने भी जो आपने देखे, जो भी लोग थे यहाँ पे, जो परफॉर्मेंस से जुड़े रहे, जितने भी एक्टर्स थे, इसमें कई एक्टर्स ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, फ्रेश थे, और जिन्होंने पहले कभी कैमरा फेस भी नहीं किया था और काम भी नहीं किया था। हाँ, ये जरूर है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी कुछ करने की, और कुछ करना चाहते थे, जज्बा था कुछ करने का, लेकिन मौके नहीं मिल पाते। तो वो मैंने कैरेक्टर्स के लिहाज से पहले मैंने पढ़ा लोगों को, समझा उनको, और फिर मैंने उनको चरित्र, उनको मैंने वो रोल्स उनको दिए, ऑफर किए। तो उसके बाद जब वो रोल्स उनको ऑफर करने के बाद में फिर उनके साथ कुछ रिहर्सल्स करनी पड़ी, कुछ प्रैक्टिस करानी पड़ी, कुछ चीजें उनको बतानी समझानी पड़ी चीजों को। तो धीरे धीरे जब जिसके पास अगर पोटेंशियल होता है और जिसके अंदर अगर हुनर है तो वो चीजों को पकड़ता भी है, ग्रास्पिंग पावर होती है बहुत लोगों में। तो हमारे भी एक्टर्स ज्यादा थे, कुछ लोग अनुभवी थे। यतीन भाई जैसे वो कमाल के एक्टर हैं, उनके बारे में तो कहने क्या, लोग जानते ही हैं, है ना। और दीपाली जी रेडियो से जुड़ी हुई हैं और टेलीविजन से भी और परफॉर्मिंग आर्ट से भी जुड़ी रही, तो उनके पास भी थोड़ा बहुत अनुभव था। और पुष्पा ने भी थोड़ा सा काम किया था पहले भी। इसके अलावा साजन भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। पुष्पा जी तो निरंतर काम करती जा रही हैं आकाशवाणी। पुष्पा जी तो उनको सेंस बहुत अच्छा है, पुष्पा को भी बहुत अच्छा सेंस था। और साजन चूंकि ऑलरेडी थिएटर से जुड़े रहे हैं, थिएटर काफी किया है साजन ने, तो थिएटर अपने आप में बहुत स्ट्रांग बना देता है लोगों को। तो यहाँ हमने देखा साजन की परफॉर्मेंस गंगादास में, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने उस चरित्र को सजीव किया और उसको जीवंत बनाया उन्होंने, ये सब हम लोगों ने देखा उसमें। तो सभी लोगों के साथ में, एक्टर्स के साथ में थोड़ा सा काम करना पड़ा और उनको रोल के लिए, उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना पड़ा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सारी चीजें होती रही। और फिर कुछ लोग थे जो हम लोग, चूंकि ये जितने भी लोग हम लोग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, श्रुति इस पूरी फिल्म है, दरअसल ये एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार है। इसको हम एक परिवार की भी संज्ञा दे सकते हैं कि मोस्टली लोग ये सब एक फैमिली मेंबर्स के रूप में थे। तो सभी लोगों ने एक सहयोग के भावना से काम किया, सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया, और वो बस सहयोगात्मक जो था, एक कॉपरेशन जो सबका मिलता रहा, चाहे वो एक्टर्स का हो, चाहे वो जो बैक स्क्रीन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो मनोज राठौर हो, चाहे वो दिनेश भाई हो, जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक हम लोगों ने तैयार किया मिलकर सब लोगों ने, और इसके अलावा और भी जो प्रोडक्शन से जुड़े लोग थे, प्लस एक्टर्स वगैरह। तो इस तरीके से सबका सामूहिक प्रयास था ये मिलजुल कर। तो एक जहां पर एक बड़ी कॉस्ट आ सकती थी फिल्म की, वो कॉस्ट हमने काफी कर्टेल कर दी, और उन एक्टर्स को ही हमने वो कमाल का काम हमने ले लिया, जिनसे कि मतलब जिनको कि शायद कई बार थोड़ा सा संभावना कम लगती थी, लोगों को लगा कि पता नहीं परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मगर वो जैसा मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि हमें पढ़ना पड़ता है, हमें स्टडी करना पड़ता है, और ये समझना पड़ता है कि जो हमारे सामने एक्टर है वो कितनी उसकी डेप्थ हो सकती है और कहाँ तक वो, हाउ लॉन्ग इज एबल टू गो, कैपेबिलिटी, हाउ फॉर इज एबल टू गो।
तो वो जो हमें समझना पड़ता, तो बस वो सब जो एक रीडिंग थी और ऑब्जर्वेशन था वो सही था, और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों ने देखा एक अच्छी फिल्म हम लोग बना पाए। राजेश जी हमारे साथ दीपाली दुबे जी जुड़ चुकी हैं और जी, हमारे जी, साथ यतीन भाई भी जुड़ गए हैं। तो ओके, पहला मैं और जब मैंने फिल्म देखी तो मैं इन दोनों के चरित्रों से बहुत प्रभावित हुई। ओके। यतीन जी का तो कैरेक्टर छोटा है लेकिन वो बहुत प्रभावशाली है, एक आपके मस्तिष्क पर एक छाप छोड़कर जाता है। तो यतीन भाई को कहना ना होगा कि हम सभी जानते हैं और बहुत पुराना साथ है, और यतीन भाई को इस कैरेक्टर में कभी हमने सोचा नहीं था कि हम देखेंगे। तो एक उनके स्वभाव से और उनके एक नेचर से बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर है। यतीन भाई अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर इस चरित्र को निभाने में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इस फिल्म के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राजेश भाई हमारे छोटे भाई हैं, और आप जानती है कि संदीपन नागर भाई भी हमारे छोटे ही भाई थे, उम्र में कम थे लेकिन कद में बहुत बड़े थे, और राजेश ने भी बहुत अच्छा अपने आप को स्थापित किया इस फिल्म से। तो ये जो फिल्म इन्होंने समर्पित की है मेरे पापा संदीपन भाई को, उसके लिए मैं 4 पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ। वो ये कि पीर मन की मुक्ति है, जंजीर मत समझो, इन नयन के आंसुओं को नीर मत समझो, और हम जिसे मरते नयन के चौखटों में, तुम वही हो गैर की तस्वीर मत समझो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो डेडिकेट की है ये सच्ची श्रद्धांजलि संदीपन भाई के लिए, और ये उनका ही स्कूल ऑफ एक्टिंग है, या स्कूल ऑफ, चाहे वो फिल्म की बात करें, चाहे थिएटर की बात करें, चाहे टेलीविजन प्रोग्राम्स की बात करें, उन्होंने काफी कुछ जो है हम लोगों को समझाया सिखाया, क्योंकि मैं वैसे ऑडियो का ही आदमी हूँ। अब रही यहाँ तक कैरेक्टर की बात, तो राजेश जी ने मुझे ये कैरेक्टर सौंपा और मैंने पूरी कोशिश की, तो लाइन्स मेरे पास पहले ही आ गई थी, क्योंकि ये छोटा सा सीन है, तो मैंने ये सोचा कि शुरू से ही मैं डोमिनेटिंग रहूं, उसमें दूसरे कलर ना भरूं, शुरू से ही मैं कि बैठ जा मेरे पास, जा ऐसा कर, मैं तेरा ब्याह तय कर दिया। तो ये मैंने शुरू से ऐसे वर्कआउट कर लिया था। अब रहा सवाल कि इस फिल्म में जो मेरा अपना कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी 2 पंक्तियां हैं। मेरे मामा जी सुनाया करते थे एक शेर कि काम की तू फिक्र कर। हाँ भाई श्रुति, काम की तू फिक्र कर और फिक्र का तू जिक्र कर, काम चाहे कर न कर, फिक्र का होगा असर। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको पता है कि ये फिल्म पोस्ट कोविड, ये पूरी प्री कोविड जो है वो पूरी तरह से शूट हो गई थी। और हम ये बखूबी जानते हैं कि आप जिस चीज के बारे में आप मन बना लेते हैं और ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, पूरे मन से, तन से, पूरे मन मस्तिष्क से। हमारे साथ दीपाली दुबे जी जुड़ चुकी हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैंने जब ये फिल्म देखी तो अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मुझे यतीन भाई का और आपका कैरेक्टर एक अलग प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आया। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, और मैंने राजेश जी से ये बात पूछी, मैंने पूछा कि भैया क्या ये वाकई प्रिंसिपल हैं क्या? इनको मतलब इतना बखूबी कोई कैसे एक चरित्र को उतार सकता है? तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राज है वो जो आप इतनी बखूबी अपने कैरेक्टर में ढल पाई और एक ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ पाई? तो देखिए, तारीफ के लिए शुक्रिया। नमस्कार सभी पैनल में जितने भी जो लोग बैठे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं इतना परफेक्ट कर पाई या नहीं कर पाई, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग की तारीफ से मुझे लगा कि शायद मैं कहीं कुछ न्याय इस किरदार के लिए कर पाई हूँ। और जो है कि सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि डायरेक्टर साहब जो मुझसे चाहते हैं तो क्या मैं उस पर खरी उतर पाऊंगी कि नहीं। यद्यपि मैं जुड़ी तो प्रोफेशनल लाइन से, इसी से हूँ, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे यही लगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। तब फिर मैंने थोड़ा सा विचार किया कि जो मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए कि हर बच्चा इक्वल हो, किसी बच्चे की क्या प्रॉब्लम हो, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि कोई बच्चा अगर बुक्स लेकर नहीं आया है, नहीं खरीद पा रहा है, या उसको साथ में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं कहीं घर में ये भी होता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि भैया को दिलवा दी है और मुझको नहीं दिलवाई है, कि हाँ कि भाई को पहले जरूरी है। तो ये सब चीजें कहीं मेरे दिमाग में जब आती थी तो वो चीज सब मेरे सामने आ गया। तो मुझे लगा कि अब हर एक के सामने एक इंसानियत वाली चीज तो है ही, और वो भाव मेरे अंदर जो आया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे मौका मिला, वो प्लेटफॉर्म मिला, और मैं पूरी तरीके से उसमें डूब जाना चाहती थी। तो शायद अभिनिष्ठा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिनिष्ठा, आप सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करिए, और दीपाली जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अभिनिष्ठा नमस्कार। सब लोगों को तो नमस्ते मेरा, सारे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये तो जब बोलती हैं तो ही म्यूजिकल लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत प्यारा बोलती हो अभिनिष्ठा। अभिनिष्ठा, इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी पब्लिसिटी मिलना, इतना फिल्म का वायरल होना यूट्यूब पे, तो कैसा लग रहा है? ये मैंने विशेषता से भी पूछा था। हाँ, मुझे बहुत ऑब्वियसली वो तो नॉर्मल पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली वो सब लोगों को नहीं मिलती है। जैसे मुझे मेरे आसपास इतने अच्छे लोग थे, मेरी कनेक्टिविटी इतने अच्छे लोगों से थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। नहीं तो इसके लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने ऑडिशंस होते हैं, सब होता है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मतलब मूवी इतनी पसंद की है। मेरे घर वाले तो खैर करेंगे, बट बाहर के लोगों ने जिनसे भी शेयर किया, इतनी पसंद की सब लोगों ने, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभिनिष्ठा में एक सेलिब्रिटी बात कर रही है। अभिनिष्ठा का कॉन्फिडेंस एक सेलिब्रिटी का है। अभिनिष्ठा, ये मुझे लगता है, और मुझे क्या लगता है, सभी व्यूअर्स को लगता है कि ये एक म्यूजिकल फिल्म भी है। इसका म्यूजिक बोलता है, ये अपने आप में कहीं से भी कमर्शियल सिनेमा से कमतर नहीं है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ इस फिल्म के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली एज अ क्रिटिक, मैंने समीक्षा में भी बोला था कि म्यूजिक कहीं ना कहीं ओवर पावर भी कर रहा है पूरी फिल्म को। तुम्हें एक गाने का मौका मिला, कितना प्रेशर था दिमाग में कि मैं इस गाने को किस तरह से निभा पाऊंगी? क्या आपने कितनी रिहर्सल्स की, ट्रैक पे कैसे रिकॉर्ड किया, स्टूडियो में आपका एक्सपीरियंस कैसा, सब कुछ बताइए। हाँ, तो मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली, जब मुझे राजेश अंकल का फोन आया कि बेटा ये हम सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा हमने सोचा है, शॉर्ट फिल्म है, मेरे पापा नाम है, और ये स्टोरी रहेगा, और आपको इसके लिए मतलब वो जो लड़की है उसकी इमोशंस को आपको जाया करने के लिए वो गाना गाना है। तो सबसे पहली बात तो यही इतना डिफिकल्ट था कि मतलब आप किसी एक कैरेक्टर के इमोशंस को पोर्ट्रे कर रहे हो, और अगर आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाए तो फिर, क्योंकि वो मेन चीज है, जब वो लास्ट में जाके अपने पापा को थैंक यू कहती है इन सब चीजों के लिए, सबके सामने परफॉर्म करती है, तो अगर मैं पूरा जस्टिस नहीं कर पाई उसके इमोशंस के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ, तो एज एन आर्टिस्ट फिर मेरा ही फेलियर होता वो। तो सबसे बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर ये था कि मैं अपने जितने इमोशंस के साथ गा सकूं, जितना मैं उसे उसके कैरेक्टर की फीलिंग्स को दिखा सकूं, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो मैंने बहुत कोशिश की उसके लिए। हम लोग जब मथुरा में ये गाना रिकॉर्ड करने गए थे, तो वहां पे सबसे पहले मैंने ट्रैक सुना और ये पूरी चीज लिखा और कंपोज किया हुआ, और राजेश अंकल ने जो भी सेटअप बिठाया हुआ था वो तो देखकर ही मेरे को मतलब पहले ही खुशी होने लगी इतनी। फिर उसके बाद इतने अच्छे अच्छे गुणी लोगों के साथ जब मैंने रिकॉर्ड किया, और सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, उनके साथ जब मैंने बात की, उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में बताया कि ये कैसे सब रिकॉर्ड होता है, म्यूजिक कैसे बनाया जाता है, और आप एक शब्द को किस तरह बोलो कि सामने वाले को समझ आए उसके अंदर के इमोशंस। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और ये मेरी लाइफ टाइम में आई गेस सबसे जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो मेरा यही था। और ऐसा होता भी है बच्चे कि जैसे पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता, वैसे पहली लर्निंग भी भुलाए नहीं भूलती है उस जीवन।
बहुत काम आती है। अभिनिष्ठा, आपसे हम गाना जरूर सुनेंगे और पहले मैं बता दूं कि हम विशेष भाई से बात करेंगे। अभी विशेष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन विशेष जी से मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले आप फिल्म का वही गाना एक बार हमारे सभी दर्शकों के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए गुनगुना दीजिए। अभी तो खैर यहाँ पर म्यूजिक या ट्रैक है नहीं, तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल। फूलों के पल्ले में मुझको बिठाकर, बाहों को अपनी झूला बनाकर, ममता की अपनी चादर उठाकर रखा मुझे दिल के पास। मेरे पापा है दुनिया में खास। मेरे पापा में ममता का वास। मेरे पापा है जीवन की आस। बहुत खूब। अब मिस्मराइज कर दिया आपने सभी को, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस समय वो मैं फील कर सकती हूँ कि एक निर्देशक की, एक प्रोड्यूसर की भावनाएं क्या होंगी, वो आपके लिए कितना अच्छा फील कर रहे होंगे कि आपने उनके सपने को साकार किया। हम राजेश जी पर दोबारा जाएंगे, पर उससे पहले मैं विशेष जी से बात करना चाहूंगी। विशेष जी, जब मैंने इस फिल्म की समीक्षा को तैयार किया और मैंने इस फिल्म को देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात तो समझ में आई कि ये जो वॉइस ओवर टेक्निक है, ये थोड़ा सा अब कमर्शियल सिनेमा की परिधि से बाहर है, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से कहना चाहिए वेल कनेक्ट किया आपने पूरी फिल्म को। हालांकि एक सूत्रधार कहीं नजर नहीं आता है फिल्म में, लेकिन उसका जो पार्श्व स्वर है वो इतनी मजबूती से फिल्म को जोड़ देता है। आप तो आवाज की दुनिया के एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, फिर भी आपको क्या लगा कि ये फिल्म में आप अपनी भूमिका कितनी बखूबी निभा पाए हैं, जबकि ऑडियंस का आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पर मैं आपके तौर पर जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर हो सकता था, या क्या हम कर सकते थे इसको और भी अच्छा करने के लिए? सभी को नमस्कार। यतीन सर जी को भी नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आपसे चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छा। असल में मैं श्रुति पी रही थी, तो मैंने कहा मैं क्यों रह जाऊं। हमारे ब्रज में कहावत है कि मेरी पड़ोसन खाए दही और मेरे मुंह पे कैसे जाए सही, तो मैंने फौरन चाय बनवा ली। अब हम आपकी बात करना चाहते हैं जी। मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो रहा है। जब तक विशेष जी हमारे साथ दोबारा जुड़ते हैं, मैं मनोज जी से जानना चाहूंगी। मनोज राठौड़ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। थोड़ा लाइट चली गई है मेरे रूम की, तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। आवाज आ रही होगी? जी जी, ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। अगर विशेष जी हो गए हैं मथुरा की, आ गए। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। वाह, बहुत बढ़िया गाया भैया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। अच्छा। मनोज जी, आपने इस फिल्म में प्रोडक्शन का काम भी किया है और आपने इस फिल्म में पार्श्व संगीत भी दिया है, तो मेरा आपसे जानना ये है कि प्रोडक्शन और कलाकारी दोनों एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट फील्ड। एक्सक्यूज मी श्रुति, बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा। मनोज ने लोरी गाई है फिल्म। हाँ, जो लोरी गीत है वो मनोज ने गाया है, तो और बहुत पसंद किया जा रहा है। बाकी तुम ज्यादा बेटर कह पाओगे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, लोरी जो है, लोरी के बारे में तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब व्यूअर्स के कमेंट्स देखती हूँ तो लोग लिखते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली लोरी है, और लोरी के बारे में जिक्र बहुत से व्यूअर्स ने किया है। आप एक सिंगर तो हैं ही, एक्टर भी हैं, प्रोडक्शन का काम भी करते हैं, पर ये लोरी जैसी चीज जो है, ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो गई ना। ये इसको कोई भी
पुरुष तो गाता नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे निभा पाए? लोरी गाना तो महिलाओं का काम है और ये जी, जी, आपको मौका दिया गया, तो आपने इसके साथ कैसे जस्टिस किया और इतना फेमस हो गया, वो कमाल हो गया। ये तो मुझे लग रहा है भाग्य ने कुछ इस फिल्म को अच्छा लिख के भेजा था इस फिल्म के लिए। जी 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 जी, देखिए पहले तो आपको एक घटना बता देता हूँ। घटना क्या, मतलब फिल्म के दौरान जो हुआ जी कि पहले दिन जब हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इस लोरी की, इस गाने की, तो करीब 3-4 घंटे में कैबिन में था, मिश्रा जी थे, राजेश भाई सामने थे, और करीब 4 घंटे हम लोग कोशिश करते रहे, पर वो जो फील जो राजेश भाई को चाहिए था वो आ नहीं पा रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि वो फील नहीं आ पा रहा है। तो उसके बाद फिर दोबारा हमने करीब 7-8-10 दिन बाद फिर से जो है इसको रिकॉर्ड किया, और कम से कम उस दिन ये हुआ कि मेरी समझ में ये आ गया कि राजेश भाई की रिक्वायरमेंट क्या है, इनको किस तरह का फील, किस तरह की चीज चाहिए। तो अब बेसिकली तो हम सब एक ही कैंप से हैं, हम सब संदीपन भाई के ही ग्रुप से हैं। जी जी। और जो आपने वो क्वेश्चन किया था प्रोडक्शन और ये जो है, तो नाटक जो है वो एक ऐसी विधा है कि जिसमें मंच पर झाड़ू लगाने से लेकर और एक्टिंग करने से लेकर और बैक स्टेज में लाइटिंग देखने से लेकर बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो उसी में धीरे धीरे फिर एक चीज बस बेसिक समझ में आ जाती है कि कोई भी काम अगर करना है तो उसको पूरे मन से करना है, और जब कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। तो एक अच्छी बात ये थी कि राजेश भाई क्या था कि जब भी बात करते थे, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, चाहे ऐसे ही कुछ डिस्कशन हो रहा हो, तो स्टार्ट टू एंड पूरी फिल्म की जो स्टोरी है वो पूरी स्टोरी बताते थे हर बार, और विजुअली पूरा बताते, एक एक सीन जो उनके माइंड में रहता था कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी स्टोरी है, ये सिचुएशन है। तो इतना मतलब बार बार उनके बताने से वो इतना डीपली माइंड में वो चीज बैठ गई, और कहीं ना कहीं एक्टर भी हूं मैं, तो वो फील, क्योंकि वो जो पिता है वो पिता और माँ दोनों का काम करता है, और माँ का काम ज्यादा करता है, और बाद में वो बच्ची निबंध में लिखती है कि वो मेरे माँ पर निबंध होता है, वो पिता पर लिख देती है। तो वो जो था कि कहानी की जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी समझ में आई कि पिता जो है वो माँ का काम भी कर रहा है, पिता का भी कर रहा है। जी, तो जल्दी से हम चाहेंगे कि आप उस लोरी की कुछ पंक्तियां गुनगुना दो। अच्छा तो ना किसी ये तो बहुत अच्छा नहीं अभी तो रोएगा भी नहीं कोई, सोएगा क्योंकि उसमें सोएगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं। जी जी जरूर सुनाता हूँ। एक आगे का एक बस वो सुना देता हूँ, थोड़ा सा मुखड़ा। जी जी, मैं फिर विशेष भाई पर दोबारा वापस आऊँ। जी जी। चंदा रे आरे आरे, तारों को भी संग लारे, चंदा रे आरे आरे, तारों को भी संग लारे, रंग बिरंगे सपने देखकर, रंग बिरंगे सपने देखकर, आके इसको सुला, निंदिया रानी आरे आरे, गुड़िया रानी को सुला रे, गुड़िया मेरी जाग रही है, लाडो मेरी जाग रही है, आके इसको सुला, चंदा रे आरे आरे, तारों को भी संग लारे। जी धन्यवाद। और आपकी लोरी सुनने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा विशेष भाई पर आना चाहूंगी और उसके बाद साजन भाई से एक प्रश्न पूछूंगी। विशेष जी, जैसा कि हम उसी प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी गुस्ताखी की वजह से हम बात पूरी नहीं कर पाए थे, कि एक सूत्रधार के लहजे से, एक सूत्रधार की हैसियत से कितना इम्पोर्टेंट था एक कनेक्टिविटी देना स्टोरी को। सूत्रधार के लिए तो अगर एक लाइन भी होती है और कहानी को कहीं कनेक्ट करता है वो सेंटेंस, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्रुति जी। और
इसमें तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि समय बहुत कम था और हमारे कम समय में हम एक बहुत सारी कहानी उसमें दिखाना चाहते थे, फ्लैशबैक की कहानी भी दिखाना चाहते थे, आगे की भी दिखाना चाहते थे। तो इसलिए उसमें ये बहुत जरूरी था कि कहीं उसको कनेक्ट करने के लिए एक सूत्रधार की आवश्यकता है, जरूरत है उसमें। अब उसमें ये था कि सूत्रधार के लिए हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए हम वो सेंटेंस बोले जा रहे हैं, तो उसकी उस समय क्या मन स्थिति है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये राजेश भाई साहब के साथ में काफी डिस्कशन होता रहता था। तो वही मैंने कोशिश की थी कि उस तरह की फीलिंग लेके कि वो एक पिता है जो एक माँ की तरह भी काम कर रहा है और बेटी के बारे में वो कुछ भी नहीं सुन सकता है। मतलब वो नहीं, बेटी की वो हर वक्त शंका से घिरा रहता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, कोई उसकी शिकायत ना आ जाए, कोई उसकी अपनी शिकायत ना हो, कोई दूसरा उसके बारे में कोई शिकायत ना करे। तो उसके दिमाग में यही चलता रहता है, वो काम अपना करता है लेकिन दिमाग में उसकी बेटी ही घूमती रहती है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि और जहां तक मुझे लगता है कि जो भी ऑन स्क्रीन आ रहे हैं वो तो अपनी बधाइयां झट से बटोर लेते हैं, लेकिन जो ऑफ स्क्रीन रहकर काम करता है वो शायद ज्यादा बड़ी बधाई का पात्र होता है। तो आप हैं, अभिनिष्ठा हैं, मनोज हैं, ये ज्यादा बधाई के पात्र हैं। तो क्यों राजेश जी, मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं कह रही? आप अनम्यूट करिए आप। हाँ बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों की ही जो है, जब तक कि उनका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है और उनका तारतम्य जो है पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं होगा, तब तक एक आप अच्छी कृति नहीं बना सकते। और दोनों के ही डिवोशन और डेडिकेशन सेम होती। ऑफ स्क्रीन लोग भी हैं, जैसे मुझे मालूम है कि आकाश ने, बच्चे ने बहुत मेहनत, मनोज ने बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने, दिनेश भाई ने बहुत मेहनत करी म्यूजिक में। दिनेश भाई इस समय किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग उनकी चल रही है, तो जिसकी वजह से आज वो व्यस्त है, अदरवाइज वो भी हमारे साथ में होते। तो जो ऑफ स्क्रीन लोग हैं, बैकग्राउंड जो मतलब बैक स्क्रीन जिन्होंने काम किया, प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो लोग थे, एक तो सागर है, सागर भदौरिया जो डीओपी भी थे, कैमरे पे भी काम कर रहे थे, प्रोडक्शन को भी संभाल रहे थे वो। और इसके अलावा प्रशांत भारद्वाज है, बच्चा है, वो प्रोडक्शन देख रहा था पूरा। राजवीर सिंह है, ये सब कई ऐसे लोग जो थे जो बैकबोन की तरह पीछे काम कर रहे थे। मगर ये लोग अगर नहीं होते तो जो ऑन स्क्रीन जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो शायद उतना ही सुंदरता से नहीं आता। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है, ठीक है। तो वो जो चीजें होती है, तो वो जब आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर के हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। बहुत जल्दी से मैं साजन जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है। और आप साजन जी बहुत जल्दी से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए जब तक मैं प्रश्न करती हूँ आपसे। और श्रुति, लास्ट में मैं जब कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब आप कंक्लूड करेंगे उस समय मैं कुछ कहना चाहूंगा तो अपनी ऑडियंस के दर्शकों के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साजन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एक यंग जनरेशन के लड़के हैं। फिल्मों में हीरो की एक अलग रोमांटिक छवि बनी होती है, एक जैसा आजकल की कमर्शियल फिल्मों में है। लीक से हटकर फिल्में बने तो ये लीक से हटकर बनी हुई फिल्म है। आप एक यंग जनरेशन के, और मुझे लगता है अभी तो आप पिता भी नहीं बने हैं, और एक पिता की भूमिका को आपने इतने अच्छे से निभाया, तो क्या ये अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग थी या क्या था? ये भाव क्या था? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। म्यूट हैं आप म्यूट हैं। साजन जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ। हाँ जी, अभी आ रही मेरी आवाज जी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा सभी को, सभी भाइयों को। उस समय आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी मुझे नहीं पता, एक बार सबको नमस्कार। जी, अब मैं कहूंगा कि ये जो फिल्म है ना, इसकी जो कहानी है वो इतनी अच्छी लगी मुझे, हृदय स्पर्शी जिसको बोलते हैं। तो जब कहानी इतनी अच्छी थी, फिर भाई साहब ने उसमें बीच बीच में गाने रिकॉर्ड करते जा रहे थे, वो गाने सुनाते थे, तो उन गानों को सुन के मतलब और भी मतलब एंजाइटी बढ़ जाती ना, ऐसे तो और भी मजा आने लगा। हाँ। तो फिर उसमें धीरे धीरे भाई साहब पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते थे, रात रात पर जगते थे, आते थे जाते थे। राजेश भाई का मैं कहूंगा ये पूरा जो वृक्ष से पौधा बना है या बड़ा वृक्ष बना है, पौधे से, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये जो पौधे से वृक्ष बना है आज। तो साजन जी, मैं आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हैं साजन जी?
हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो साजन जी, मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप एक युवा पीढ़ी के कलाकार हैं और जी। युवा पीढ़ी के कलाकार होने के साथ आप अभी पिता भी नहीं बने हैं और एक पिता की भूमिका, और एक ऐसे पिता की भूमिका जिसका कि बेटी के लिए इतना भरपूर प्यार है, इतना भरपूर लाड है उसके लिए, वो निभा पाना, ये अंदर से ये भाव उमड़ कर आए, ये कैसे संभव हो पाए? जी, इसके लिए कहानी, स्क्रिप्ट और राजेश जी तो हैं ही खैर, लेकिन जो मैं कई वर्षों से लगातार थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे रंगमंच के माध्यम से कई प्रकार की भूमिकाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ, किए भी हैं मैंने। तो और फिर संदीपन भाई का सानिध्य मिला मुझे। संदीपन भाई ने बहुत कुछ सिखाया, थोड़ा नहीं बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और मैं अगर ये भी कहूं कि ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो भी मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये तो सही है। मैं जब भी काम करता हूं तो अपने बड़ों का नमन करता हूं, अनुसरण करता हूं, प्रणाम करता हूं, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है, इसीलिए शायद ज्यादा अच्छा हो पाया। बाकी रंगमंच इसके लिए मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें आप सब कुछ बारीकियों से भी समझ पाते हैं। रंगमंच के माध्यम से हर चीज करने का अवसर आपको मिलता है। आप कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मेहनत का हो या दिमाग का हो या एक्टिंग का हो, गायन का हो, मतलब हर काम आप कर सकते हैं। तो रंगमंच इसका एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कारण है। जी साजन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि रंगमंच व्यक्ति को, कलाकार को एक तपा के कुंदन बना देता है और वो फिर सोने की तरह चमक कर निखर कर सामने आता है। एक डायरेक्टर नोट के बारे में मैं जानना चाहूंगी, राजेश जी से बात करना चाहूंगी, अगर वो अपने आप को अनम्यूट करें। पूरी फिल्म में इतना लैंडस्केप व्यू है, इतना लार्ज और इतना सुंदर। आप कहते हैं सीमित साधनों में फिल्म बनाई गई है, लेकिन उसमें तो आपने हेलीकॉप्टर शॉट तक लिया है, उसमें आपने पूरा हेलीकॉप्टर व्यू तक पूरा दिखाई देता है जब आप स्कूल का ओवरव्यू कर रहे हैं। जब आप, मुझे कुछ दृश्य याद हैं, जब आप नौका में बैठकर पिता पुत्री को लेकर जा रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सीन है, और उसमें ओ माजी रे गाना भी चल रहा है। इस फिल्म में राजेश जी, इस फिल्म में म्यूजिक डोमिनेट कर रहा है। इस फिल्म में एक वन लाइनर स्टोरी एक्सपेंड होकर ऑडियंस के सामने आ रही है, बड़ी होकर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि आपने पूरी फिल्म के साथ, मैं एक क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ, आपको लगता है आप इस पूरी फिल्म के साथ जस्टिस कर पाए हैं? देखिए श्रुति, जहां तक जस्टिस का सवाल है तो मैं कहूंगा कि हाँ, काफी कुछ हम वहां तक पहुंच सके। तो जितनी हमारी लिमिटेशंस थी, जो हमारे पास संसाधन थे, जितनी हमारी सीमाएं थी, उन सीमाओं में रहते हुए हम जो कुछ बेस्ट दे सकते थे, तो बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल वाली बात जो स्थिति होती है, तो वो सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी रही। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी फैसिलिटीज है, जो लोग भी हमारे पास उपलब्ध है, उनसे हम दी बेस्ट क्या ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से जितना हमारे एक्टर्स ने, जितना हमारे टेक्नीशियंस से निकाला है, इस लिमिटेशंस में इतना रिजल्ट निकाल पाना ये आसान था। तो ये तो मैं जरूर कहूंगा कि हमने अटमोस्ट देने की कोशिश की है। जो हमारी सीमाएं थी उसमें हमने दी बेस्ट जो हो सकता था वो हमने दिया, और शायद मेरे ख्याल से दर्शकों तक वो चीज पहुंच भी पाई है। और बाकी तो देखिए आप, ये तो सीधा सिद्धांत है कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, कि अगर वो हमारे पास में, अगर जी कुछ आप कहना चाह रही हैं, उससे ज्यादा मीठा हो गया, जितना आपने गुड़ डाला उससे ज्यादा मीठा हो गया। हाँ, वो एक चीज यहाँ पर जी, ये एक और चीज कहूँगा श्रुति, कि ये इट इज डायरेक्टर्स जॉब
है ना। ये दिस इज डायरेक्टर्स जॉब है कि ये डायरेक्टर का काम होता है कि वो डायरेक्टर नहीं है कि अगर वो विजुअलाइज जो कुछ कर रहा है, वो विजुअलाइजेशन अगर वो इस तरीके से नहीं हो पाया है कि वो लोगों को प्रभावित कर पाता है या लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, तो वो विजुअलाइजेशन वो बेकार है, वो डायरेक्टर का काम बेकार है। यहाँ मुझे एक बात ध्यान में आ रही है। मैं वैसे ही, ये मेरा अपना सोच है कि जैसे विजडम टूथ होता है, जैसे स्वीट टूथ होता है, तो आप में एक म्यूजिकल टूथ है। जी 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 बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं फिल्म में उभर कर सामने आ रहा है। तो उस म्यूजिकल टूथ के बारे में आप मुझे बताइए। हाँ श्रुति, मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा, और ये मतलब सभी के लिए है मेरे ख्याल, जो लोग सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, सिनेमा को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या विजुअल आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना, खासतौर से सिनेमा की मैं बात करूंगा, फिल्म्स की बात करूंगा। फिल्म मेकिंग जो है वो अपने आप में एक रिदम है। यहाँ भी एक पूरी रिदम होती है, एक लय होती है, एक ताल होती है, यानी एक एक चीज नपी तुली होती है। अगर कोई अच्छा डायरेक्टर होगा शायद वो मेरे ख्याल से समझ पाएगा इस बात को। और जो लोग महान लोग हैं, जो बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनको, जो हमारे आदर्श रहे हैं, जिनको हम आज भी प्रणाम करते हैं, नमन करके जिनके हम अपना काम शुरू करते हैं, जिनको हम, जो हमारे लिए ईश्वर समान है, हमारे लिए देवता समान है, और हम उनको पूछते भी हैं। बड़े बड़े ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने आपको स्थापित किया है ना, राज कपूर साहब है, सुभाष घई साहब है, सत्यजीत रे साहब हैं, यश चोपड़ा जी हैं, इसी जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं, इनके साथ में, सबके साथ में एक चीज कॉमन थी कि इनको इस लय के बारे में पता था, इस रिदम के बारे में पता था। तो फिल्म मेकिंग भी अपने आप में एक रिदम है, एक लय है, एक लयकारी होती है इसमें। एक एक स्टेप, एक एक शब्द, एक एक मात्रा की एक लय होती है, उसकी एक धुन होती है, उसकी अपनी एक रिदम होती है। तो वो अगर चीज आपको पता होंगी तो आप उस काम को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यस, और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप म्यूजिक एलिमेंट्स आपके अंदर हैं, कई बार म्यूजिकल एलिमेंट्स हैं, और वो चीज अगर आपने कुदरत ने आपको दी हुई है, तो उसका आपको बेनिफिट होता है। हाँ, तो वो बेनिफिट मुझे मिल रहा था, वो एडिशनल, जी हाँ, वो एडिशनल बेनिफिट होता है। तो वो जहां जहां हमें स्कोप नजर आया वहां तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब शुरू में ही जब हम शूट भी करते थे, शायद साजन को मेरे ख्याल से ध्यान भी होगा ये बात, कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उस समय कई बार ऐसे सीन्स होते थे जहां मुझे एक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए वो बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्टर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, उसको आपको सपोर्ट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको एक उसके नीचे एक कोई सपोर्ट देना पड़ता है, आपको जैक देना पड़ता है, तब एक्टर से आप ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो म्यूजिक मेरा काम आता है। तो जब मुझे मालूम था कि यहाँ मैं बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक लूंगा, किस तरीके से लूंगा, तो जब साजन और दीपाली जी और आपके ये अनुराधा, ये सब हम लोग जब सीन पिक्चराइज कर रहे थे, साजन आपको ध्यान होगा उस समय, तो जब हम लोग वो पिक्चराइज कर रहे थे, वो सीन शूट कर रहे थे, तो वहां पर बैकग्राउंड में मैं वो म्यूजिक बाकायदा क्रिएट कर रहा था, अपने एक्ट्रेस को दे रहा था सपोर्ट उस म्यूजिक का, ताकि एक्ट्रेस को उससे एक सपोर्ट मिले, एक बल मिले, और वो कैरेक्टर के अंदर ज्यादा अच्छी तरह जा पाए, उस कैरेक्टर को ज्यादा अच्छी तरह आत्मसात कर पाए। तो ये म्यूजिक का एक बड़ा पक्ष होता है ना, ये उसकी एक अपनी विशेषता हो जाती है। यहीं पर एक प्रश्न और है, यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जब मैं देखती हूँ कि कम बजट की फिल्में या जो सीमित बजट में फिल्में बनती हैं और इस तरह की फिल्में बनती हैं, वहां लोग ज्यादातर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज करते हैं। आपने फिल्म में पार्श्व संगीत में भी आलाप गवाए हैं और वो बड़े खूबसूरत भी बन पड़े हैं। तो ये सोच कैसे आपने डेवलप, जबकि ये तो काम आसान था, अगर आप रिकॉर्डेड अनकॉपीराइट वाले म्यूजिक, जिसका कि कॉपीराइट नहीं है, अगर आप वो म्यूजिक यूज कर लेते तो आपको बहुत आसानी से फिलर मिल सकता था, बैकग्राउंड म्यूजिक मिल सकता था। जी श्रुति, जैसा मैंने आपको कहा, और मैं दोबारा से अपनी बात कहना चाहूंगा कि फिल्म जो है, फिल्म विधा जो है, ये फिल्म क्राफ्ट है, ये भी एक तरीके की क्राफ्ट वर्क होता है, और इसीलिए हम उसको सिने क्राफ्ट, फिल्म क्राफ्ट भी कहते हैं कई बार हम लोग। तो ये क्राफ्ट वर्क होता है इसमें, और म्यूजिक का भी जो इसमें जो पक्ष रहा वो इसी तरीके से उसमें रहा कि जब मैं सीन लिख रहा था, जिस समय लिखा करता था चीज को, तो उस वक्त भी मेरे बैकग्राउंड में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं घूमती रहती थी कि जब हम इसको पिक्चराइज करेंगे, फाइनली जब हम इसको शूट कर रहे होंगे, एडिट कर रहे होंगे, मिक्स कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या म्यूजिक चाहिए होगा मुझे। और जैसे मैंने कहा था कि हर फिल्मकार की अपनी एक कृति होती है, अपना एक काम होता है, उसका एक अपना एक शैली होती है फिल्म मेकिंग की। तो आप इसे हम शैली कह सकते हैं कि मुझे ये पसंद था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन वॉइस को यूज करता हूँ, या मैं बच्ची से आलाप लेता हूँ, या मैं मनोज से मैं कहता हूँ कि मनोज यहाँ पर आपको एक हल्का सा आलाप का या आकार की यहाँ पर वो प्रभाव देने हैं, तो शायद वो सीन को बिल्टअप कर पाएगा, सीन को लिफ्ट कर पाएगा। और वो जो हमारी सोचना था, जो मेरा सोचना, जो हमारी प्लानिंग थी, वो
सही तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ और फाइनली जब फिल्म रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आई तो हम उसको देख रहे हैं कितना प्रभावशाली बना है। और खास तौर से एक सीन का मैं जिक्र करना चाहूंगा श्रुति आपको, जो ऑफिस सीन है जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस में जो वो टीचर रुचिका जो आती है और वो पत्र को पढ़ती है और पिता वहां खड़े हुए हैं साजन वहां पर सुन रहे हैं, वहां पर वो जो बच्ची विशेषता है, यहाँ पर विशेषता सुन रही होगी, मैं विशेषता को बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ जितने भी एक्टर्स हैं लोग हैं वो भी इस बात को शायद सहमत होंगे कि मैं उस बच्ची को बधाई देना चाहता हूँ। उसने जो नरेशन पढ़ा है, वो नरेशन जब हमने रिकॉर्ड किया था, जैसा मनोज ने बताया कि हमने लोरी पोस्टपोन की एक दिन, ऐसे ही हमने नरेशन भी पोस्टपोन किया। एक दिन हम लोग गए आगरा से मथुरा पहुंचे, सब लोग हम पूरी टीम पहुंचे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे, दिनेश जी के हम लोग सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिल पा रहा। तो काफी मेहनत हुई, काफी प्रयास हुए, लेकिन वो लगा वो बच्ची भी हताश हो रही थी, तो मैंने उसको कंसोल किया। मैंने कहा बेटा हताश नहीं होना है और इट्स ए गेम ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ प्रोसेस, कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट फिर करेंगे, 2-3 दिन बाद रुक के करेंगे। हम लोग 4-5 दिन बाद दोबारा गए, नेक्स्ट वीक गए, तो वहां दोबारा हमने किया और फाइनली आधे दिन से ज्यादा निकल गया। उसके बाद लास्ट जब मतलब डे का सेकंड हाफ डे का जब शुरू हुआ तब भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। फाइनली फिर हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया, मैंने कुछ बातें उसको कहा विशेषता को, मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक है सभी उसको सुन सकते हैं। मैंने विशेषता देखा, मैंने कहा विशु, मैंने बेटा तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा कई जगहों पर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है लड़की, टैलेंटेड है, तो मैंने तुम्हें कई जगह मैं परफॉर्म करते देखा, मुझे विशेषता शर्मा नजर नहीं आ रही है इसमें। और जिस विशेषता को मैंने चुना है, जिस विशेषता को मैंने देखा, आई वॉन्ट दैट विशेषता। तुम्हें अपने को प्रूव करना, यू आर द सेम विशेषता शर्मा एंड प्रूव योरसेल्फ, बस नथिंग। मैं कुछ नहीं जानता, जस्ट प्रूव योरसेल्फ कि तुम वही विशेषता हो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है और मेरा सिलेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। गो इनसाइड एंड रिकॉर्ड इट। तो दोबारा वो गई अंदर, जाने के बाद में और फिर जब उसने आत्मसात किया है कैरेक्टर को, उसके बाद आप उसका नरेशन सुनिएगा कि जिस भाव में बह करके उसने नरेशन जो पढ़ा है, तो मुझे लगता है वो सीन की जान है। और उस नरेशन के साथ में जब बैकग्राउंड म्यूजिक उसको सपोर्ट करता है तो वो सीन बिल्ट होकर निकलता है, लोग उसको बिल्कुल स्टिक अप होकर चेयर से अपनी कुर्सी से लेकर के उसको देखते रहते हैं। दिस इज द फिल्म क्राफ्ट। जी। और मुझे यहाँ पर ये कहना ना होगा कि इस फिल्म से बच्चों का जुड़ाव बहुत है। अभिनिष्ठा बच्ची हैं, विशेषता बच्ची हैं, पर इन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है और अगर इनकी शुरुआत में ये संभावनाएं हैं तो भविष्य कितना उज्जवल होगा इनका। ये हमारी इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को न जाने कितने आयाम दे देंगे, ये कल्पना करना भी दूर की बात है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही भी थी, आगरा से हैं, वरिष्ठ संगीतकार हैं, तो उन्होंने कहा भी था कि आपने ब्रज के गौरव को बना के रखा। यानी जो हमारे आगरा, मथुरा और सराउंडिंग्स में जो हमारे पास टैलेंट है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी टू से, हो सकता है शायद कुछ लोगों को ये बात शायद अच्छी न लगे। बड़े बड़े जो फिल्मकार बनते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो लोग अपने आप को मानते हैं कि लोग जो बंबई में जाके बैठ जाते हैं शायद वो खुदा हो जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हम बंबई में जाके बैठ गए तो हम ही फिल्म मेकर हैं और हम ही बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्शन। जहां भी इस क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी प्रतिभाएं बैठी हुई हैं जो अगर उनको मंच मिल जाए, अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्रुति कर सकते हैं। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, हर कैडर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर तरीके के लोग मौजूद हैं। बस ये है कि चूंकि वो फैसिलिटीज, टेक्निकल फैसिलिटीज चूंकि यहाँ नहीं है जो बंबई में फैसिलिटीज हैं, वो स्टूडियोज नहीं है, वो टेक्निकल सपोर्ट्स नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें लैकअप होती हैं। अदरवाइज यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और हमारी टीम ने ये करके दिखाया, यहाँ पर हमारे एक्टर्स ने दिखाया, हमारे टेक्नीशियंस ने दिखाया कि हमने बहुत लिमिटेशंस के, बहुत सीमित संसाधनों में, बहुत विषमताओं में भी हमने एक अच्छी चीज बनाने की कोशिश करी और शायद लोगों ने उसे स्वीकार किया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भरपूर बातें की हैं, भरपूर अपने अनुभव बांटे हैं आप सभी ने, और मैंने शायद ज्यादा कठोरता से कुछ प्रश्न पूछे भी हैं, पर वो शायद इसलिए भी कि हमारे व्यूअर्स उस चीज को समझ पाए और एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस में किन किन कठिनाइयों से डायरेक्टर को, एक्टर को, सिंगर को, एडिटर को, कैमरामैन को, प्रोडक्शन के व्यक्ति को किन किन सीमित संसाधनों में किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वो उसको अच्छे से समझ पाए, आत्मसात कर पाए। तो इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा भी गया था और मुझे लगता है कि हमारे YouTube के चैनल के, पेन एंड पेपर चैनल के जो फैंस हैं,
वो सभी इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे। और लास्टली आप सभी को एक बार बधाई। और राजेश जी, आपसे अंतिम प्रश्न कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा और वो कितनी देर में हमारे पास आएगा, हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? जी श्रुति, मैं सबसे पहले तो उन सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने फिल्म को देखा, सराहा, अपना प्यार दिया, स्नेह दिया। उनको मतलब मैं बस सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मतलब थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल ऑफ द डेट व्यूवर्स, कि जिन्होंने उन व्यूवर्स ने जिन्होंने फिल्म को इतने तन्मयता से देखा और अपना स्नेह दिया, और एक बड़ी संख्या में आज हम देख रहे हैं व्यूवरशिप फिल्म को मिलती है, तो उन सभी का आभार है। और श्रुति, जैसा आपने प्रश्न किया कि अगला प्रोजेक्ट, देखिए कोई भी अच्छा काम होता है जब हम कॉन्क्रीट वर्क करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसकी प्रिपरेशन में समय लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा होती है वो इकोनॉमिक फ्रंट होता है। जब आर्थिक विषमताओं के साथ में जब आप काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को उनके लिए वेट करना पड़ता है, या सही प्रॉपर उसकी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, आप म्यूट हो गए हैं। एक चीज मैं और श्रुति कहना चाहूंगा एट लास्ट, जब आप समाप्त कर रही हैं, इससे पहले मैं मतलब लोगों से एक संदेश के रूप में बात कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे बहुत तकलीफ है, कष्ट होता है जब आजकल मैं देख रहा हूं कि जब से ये इंटरनेट टेक्निक जो है लोगों के बीच में आई है, और ये लैपटॉप से पाम टॉप तक हम आ गए, मोबाइल हाथों में आ गए हैं, और जब से ये वेब सीरीज और ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, बड़ी तकलीफ के कष्ट के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अश्लीलता, बहुत ज्यादा अभद्रता, बहुत ज्यादा गंदगी जो है एक अभिव्यक्ति के नाम पर परोसी जाती। तो मैं अगेन आई एम सॉरी टू से कि ये सोचना कि केवल आप गंदगी को दिखाकर आप व्यूवरशिप बढ़ा लेंगे, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द, जो अगर हम चाहें तो उसको हम ढूंढ के ला सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं, और दर्शक उसको दिलो जान से सिरों पे रख के उसको सराहते हैं, लोग उसको बहुत तहे दिल से स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बस जरूरत है आप अच्छी चीज दीजिए तो सही उन्हें, आप उन्हें अच्छा म्यूजिक दीजिए, आप उन्हें अच्छे कंटेंट्स दीजिए, अच्छी कहानी दीजिए, अच्छा अभिनय दीजिए, अच्छी स्टोरी दीजिए, और अच्छी फिल्म मेकिंग के रूप में आप उनको चीजें, आप उनको कृतियां दीजिए। तो देखिए, लोग स्वीकार करते हैं, लोगों को इंतजार रहता है। सिर्फ ये भ्रम पाल लेना कि हम गंदगी फैला के हम ज्यादा व्यूवरशिप ले लेंगे, ये माफ कीजिए बहुत छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म गेम्स होते हैं, और ये लंबी दूरी के घोड़े, लंबी रेस के घोड़े नहीं होते हैं, और इस तरीके की हम ही लोग जिम्मेदार हैं। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, कृपया प्लीज आने वाली पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप कुछ ऐसा दीजिए जो वो सहेज कर रख पाए, जिससे आप पे वो गर्व कर पाए, आपको वो सम्मान से याद कर पाए कि हाँ, हमारे फादर ने, हमारे भाइयों ने, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख पाए, आप अपने समाज के साथ में देख पाए, बता पाए कि ये देखो मैंने चीजें बनाई। प्लीज इस गंदगी को बचाइए, हम लोगों की जिम्मेदारी है, और ये दायित्व भी है हमारा। जैसा कि मैं आप ही की बात को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैंने भी अपना श्रुतिपुरी कृष्णायन चैनल शुरू किया था, तो लोगों को लगा था, चैनल तो मेरा काफी समय से बना हुआ था, लेकिन मैं हिंदी के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैं आजकल की जनरेशन को देख रही थी। पब्लिक स्कूलों में जाकर मेरे खुद के बच्चे, वो शायद ना हिंदी ढंग से पढ़ पाते थे और ना उसका उच्चारण ही ठीक कर पाते थे, तो बहुत मन को एक कष्ट होता था। और कहीं अगर हिंदी साहित्य की बात हो और हम अगर उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ से गुजर रही है बात। अभी भी कई यंगस्टर्स, मैंने एक और नई स्ट्रीम जब रूमानियत शुरू की, तो मुझे लगा कि लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया, और हिंदी साहित्य की जो स्ट्रीम रश्मि रथी चल रही है वो, लेकिन ये मेरा दायित्व है कि मैं हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाऊं। और जैसे संदीपन भाई भी कहा करते थे कि अगर हम एक व्यक्ति को भी अपने प्रयासों से बदल सकते हैं, तो फिर 1000 व्यक्तियों को बदलते टाइम नहीं लगेगा। एग्जैक्टली श्रुति, और हम लोग संदीपन जी के ही, संदीपन स्कूल्स ऑफ उनके संदीपन एकेडमी कह सकते हैं, संदीपन जी के स्कूल के ही हम लोग विद्यार्थी हैं। मैं भी उसी से हूँ, आप भी उसी से हैं, साजन वगैरह हम सब लोग, यतीन भाई वगैरह हम सब लोग वहीं से जुड़े हुए हैं। और भाई हमेशा कहते हैं, ये भाई की देन है, उन्होंने ही हमें ये समझाया था कि अच्छा स्टैंडर्ड काम कैसे किया जाता है, आप स्तरीय काम कैसे करें, ये उन्होंने हमें सिखाया।
मैंने यूनो बताया। और अब हम लोगों का ये दायित्व है, और मैं श्रुति आपको देख रहा हूँ, आपने इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम शुरू किया, रोमानियत है, उससे पहले जो रश्मि रथी का आप कर रही है, और इट इज आउटस्टैंडिंग, इट्स बियॉन्ड कंपेयर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना टफ काम जितना श्रुति आपने कर रही है वो इट्स नॉट सो इजी, नॉट सो विजिबल, इतने तरीके से इतने खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया है आपने। तो हैट्स ऑफ टू यू श्रुति, हैट्स ऑफ टू यू, है ना। और बहुत बधाई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो तुमने भी बात की श्रुति कि रोमांस को भी बहुत खूबसूरती से कहा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें अश्लीलता लाए, नग्नता लाए तभी वो रोमांस को भी बहुत खूबसूरती से और सुंदर शब्दों में पिरो कर कहा जा सकता है। जी यस, डिग्निटी भी आपको रखनी चाहिए, एक डिसेंसी होती है, एक डेकोरम होता है ना, उन सब चीजों को मेंटेन करते हुए अगर रखें तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी कुछ अच्छा एक हम संस्कार दे पाएंगे, एक अच्छा माहौल दे पाएंगे। आने वाली पीढ़ी में विशेषता और अभिनिष्ठा है ना, ये दोनों मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बोर तो नहीं हो रही हो तुम? यस यस यस, हाँ, इनको शामिल कीजिए, बिल्कुल शामिल कीजिए। तो अभिनिष्ठा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ये कार्यक्रम एकदम क्लाइमैक्स पर है, और आपसे एक और गीत सुनना चाहेंगे, चाहे आप कोई भी गीत गुनगुना कर जो आपके दिल के करीब है, मन के पास है, आप गुनगुनाना चाहती हैं, वो आज आप हमारे सभी व्यूअर्स के लिए गुनगुनाएं। मैं अभी कल परसों की बात है, मैं ये एक लता जी का गाना सुन रही थी और मैं सोच ही रही थी कि मैं उसे रिकॉर्ड करके कहीं फेसबुक या यूट्यूब पर डालूं सबके लिए। तो उससे पहले आप लोगों को सुना देती हूँ और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुम मेरी कलाई क्यों, बोलो चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ के ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। बहुत खूबसूरत अनामिका फिल्म का गाना है, और ये बहुत ही मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है। और ये इस सॉन्ग की विशेषता ये है कि ये बहुत ही हाई नोट तक जाता है, इसकी रेंज बहुत है। लता जी के बारे में ये जहां से हम लोग गाना खत्म करते हैं वहां से वो शुरू करती हैं, सॉफ्टवेयर से गाना शुरू करती हैं। ऐसे ही नहीं, वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में उनका नाम है, क्योंकि वो हारमोनियम के पूरे सप्तक मंद्र से लेकर अतितार तक गाती हैं। तो बहुत खूबसूरत गाया अभिनिष्ठा, तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की हम कामना करते हैं। और यहाँ जितने सभी मेरे पापा फिल्म से जुड़े लोग हैं जो जुड़ पाए हैं आज इस अभिव्यक्ति में, और जो नहीं जुड़ पाए हैं इस अभिव्यक्ति में, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप आगे एक और अच्छा प्रोजेक्ट करें और इससे भी ज्यादा वायरल हो, वो इससे भी ज्यादा व्यूअरशिप आपको मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पेन एंड पेपर यूट्यूब चैनल को खूब प्रसिद्धि मिले, खूब उसके व्यूअर्स हो, और एक बार फिर से श्रुतिपुरी आपके नए प्रोजेक्ट की समीक्षा करें ऐसी मेरी इच्छा है, कामना है। और सभी का बहुत वक्त लिया आज, सबसे बात करके बहुत आनंद आया। राजेश जी, आपको, विशेष जी, पुष्पा जी, साजन जी, और हमारी दीपाली जी, आकाश, मनोज, अनु जी और यतिन भाई, इन सभी का मैं, और दिनेश भाई जी,
सागर भाई, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों ने इस कार्यक्रम को, इस संगोष्ठी को, इस अभिव्यक्ति को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर अभी अभी आए हैं, वो कृपया हमारे इस अभिव्यक्ति वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी से जल्दी वायरल करें, ताकि मेरे पापा फिल्म की तरह ये वीडियो भी लोगों तक पहुंच पाए। आप सभी को करबद्ध